8 फरवरी 2022 को FBI की टीम न्यूयॉर्क के एक घर में घुसती है। इस केस में वह 1,20,000 बिटकॉइन ढूंढ रहे थे, जिनकी वैल्यू आज के 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। FBI को लगा था रियल मनी हाइस्ट करने वाले लोग कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो यह देखकर FBI भी शॉक रह गई कि इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करने वाली एक खूबसूरत रैपर है जो उटपटांग वीडियोस बनाती है। मतलब जब आप उसकी वीडियोस देखोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी चोरी यह इंसान कैसे कर सकता है। इस खूबसूरत रैपर का नाम है हेथर आर मॉर्गन उर्फ रेजल फैन, और वहाँ से FBI इसे और इसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है। यह कहानी इतनी फिल्मी है कि इसके ऊपर एक मूवी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर हैकिंग मुश्किल नहीं थी, बल्कि उस पैसे को किस तरीके से घुमाया गया था यह तरीका बहुत डिफरेंट था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, आपके ऊपर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है और आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको ब्रोकरेज में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए अब इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। 2016 में अचानक से खबर आती है कि बिटफिनेक्स नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज को हैक करके उससे 1,19,754 बिटकॉइंस को चोरी कर लिया गया है। यह चोरी इतनी बड़ी थी कि इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस 20% क्रैश कर गई थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज भी इस डर से एक्टिव हो गई थी कि इस पैसे को हैक करने वाला कहीं कोई टेररिस्ट ग्रुप तो नहीं है, और इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में बस इतना समझ आता है कि हैकर ने बैकएंड कोड को एडिट किया ताकि जैसे ही लोग लॉग इन करें उन्हें उसका पासवर्ड मिल जाए, और ऐसे जब उन्हें हजारों लोगों के पासवर्ड्स मिल गए तब उन्होंने ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर करने की कमांड दे दी, जिससे सारे बिटकॉइन उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। और उसके बाद उन्होंने एक्सेस लॉक को डिलीट कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि यह हैकिंग किसने की थी। इसके बाद हैकर बिल्कुल शांत बैठ गए, वह उस अमाउंट का कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे थे जिससे समझ आ सके कि यह चोरी किसने की है। इसके बाद बहुत टाइम गुजर जाता है, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही होती है, बहुत सारे लोग मिलियनेयर बन रहे होते हैं, और 4 साल बाद 2020 में पहली बार यह हैकर उस फंड को मूव करते हैं। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो रिकॉर्ड होता है यह ब्लॉकचेन में होता है, जिसको पब्लिकली देखा जा सकता है, तो यह तो पता चल रहा था कि यह फंड को मूव कर रहे हैं, लेकिन किसके अकाउंट में कर रहे हैं यह समझ नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर हैकर्स ने अपनी पहली गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे को अल्फाबे नाम की एक वेबसाइट में डाला। बेसिकली यह वेबसाइट डार्क वेब में चलती थी, जिसमें बिटकॉइन को डालने के बाद एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन से मिक्स कर दिया जाता था, और फिर यह पता करना बहुत मुश्किल होता था कि हैक हुआ बिटकॉइन कौन सा है। बट यहाँ से FBI को अल्फाबे के बारे में पता चला और उनके सर्वर्स को सीज कर दिया। अब FBI को जो इतना सारा डाटा मिला था उससे उन्होंने फंड्स के फ्लो को पता लगाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कई सारे अकाउंट्स में हजारों ट्रांजैक्शंस का पता चला, और इसमें 2 अकाउंट्स न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में रहने वाले 2 लोगों के थे, और यह 2 लोग कोई और नहीं बल्कि हेथर मॉर्गन और उसके हस्बैंड थे। लेकिन जब FBI हेथर मॉर्गन के सोशल मीडिया अकाउंट पर गई तो उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि हेथर मॉर्गन हैकिंग के बाद भी इतनी ऊट पटांग वीडियोस बनाती थी कि कोई सोच ही नहीं सकता था इनके पास इतने सारे बिटकॉइन होंगे। जब उन्होंने हेथर के बारे में रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि हेथर सिलिकॉन वैली में काम कर चुकी है, जो कि टेक्नोलॉजी का हब है, और अपने हस्बैंड एलिया से वह वहीं पर मिली थी, जो कि एक कंपनी मिक्स रैंक के CEO थे। एलिया की कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से उन्होंने उस कंपनी को बंद कर दिया, और ये साल 2016 ही था, यानी थोड़े बहुत जो कनेक्शंस थे वो बैठ रहे थे। इससे FBI को लगा कि शायद वह जैसा सोच रहे हैं वैसा हो, लेकिन अभी तक FBI के पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि हैकर्स ने उस पैसे को यूज नहीं किया था, और इवन वह कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इस अमाउंट को वह किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर करते तो वहां से पैसे निकालने के लिए उन्हें एक अकाउंट बनाना पड़ता, जिसके लिए उन्हें अपनी IDs देनी पड़ती, और वह आराम से पकड़ में आ जाते। इसके बाद FBI ने नोटिस किया अभी भी हेथर फोर्ब्स के लिए आर्टिकल लिख रही है, जिसके लिए उसे मुश्किल से $100 से $150 मिलते होंगे। उसने एक सेल्स फोक नाम का स्टार्टअप भी शुरू कर रखा है, और वह इंटरनेट पर रेजल खान बनकर रैप वीडियोस भी बना रही है। इसके अलावा उसके हस्बैंड एलिया ने भी एंड पास नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास इतने हजारों या लाख करोड़ के बिटकॉइन होंगे तो क्या वो ऐसे छोटे मोटे काम करेगा, ये FBI समझ नहीं पा रही थी। बट तभी FBI ने नोटिस किया कि इन दोनों की कंपनीज में जो एम्प्लॉइज है उनकी लिंक्डइन ID फेक नजर आ रही है। ज्यादा रिसर्च करने के बाद FBI को समझ आया कि ये सारे एम्प्लॉइज फेक हैं और उन्हें बिटकॉइन में सैलरी दी जा रही है। और तो और उन सभी एम्प्लॉइज ने जो अकाउंट बनाए थे, यानी जो उनके फेक अकाउंट थे, उन सभी के लिए एक ही इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रखा था। बस
उसने कुछ एडिटिंग कर रखी थी। साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि हैथर ने जो कंपनी बनाई थी उसको एक दूसरी कंपनी लाखों डॉलर हर महीने दे रही थी, यानी FBI समझ गई यहाँ पर पैसे को घुमाया जा रहा है। इसके अलावा FBI को यह भी समझ आया कि एलिया को टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन इन दोनों में मास्टरमाइंड कौन है ये समझ नहीं आ रहा था और हैथर का इसमें क्या रोल है ये भी क्लियर नहीं था। बट फिर उनके सामने एक वीडियो आया जिसमें हैथर ने बताया कि वह बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती है और वह बहुत सारी कंट्री में रह चुकी है। इससे FBI को लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कहीं यह दूसरी कंट्री में जाकर काम तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा FBI को एक और वीडियो मिली जिसमें हैथर हैकिंग के 3 साल बाद स्टूडेंट्स को सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर लेक्चर दे रही थी, जिसमें वह बता रही थी कि कैसे आप किसी ऑफिस मैनेजर या असिस्टेंट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इवन अपने एक रैप में उसने क्लियरली कहा था, स्पीयरफिश योर पासवर्ड, ऑल योर फंड्स ट्रांसफर्ड। स्पीयरफिश एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक होती है जिसमें पासवर्ड चोरी किया जाता है और इससे पता चलता है कि वह कुछ बातें बताना चाह रही थी। अब यहाँ पर FBI ने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि एलिया का जो नया स्टार्टअप है वह क्रिप्टो करेंसी में है और हैथर का स्टार्टअप है कोल्ड ईमेल भेजकर क्लाइंट्स को एक्वायर करना। इसके अलावा हैथर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू ले रही है ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें और जब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो उनको मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प मिलेगी। यानी यह जो भी काम कर रहे हैं वह सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहाँ एक साइबर एक्सपर्ट को लगता है कि इस हैक के पीछे किसी पावरफुल कंट्री का हाथ भी हो सकता है। दरअसल 2005 में यूजीन लिकनस्टाइन नाम के एक व्यक्ति ने बैंक ऑफ इंडियाना हैक किया था जो कि रशिया से था और हैथर के पति एलिया का पूरा नाम भी एलिया लिकनस्टाइन था। इसके बाद FBI ने जब दोनों लोगों की इमेज को जोड़कर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि एलिया यूजीन का बेटा है, यानी एलिया के पिता ने ही 2005 में बैंक ऑफ इंडियाना को हैक किया था। इसके अलावा FBI ने देखा कि एलिया और हैथर डार्क वेब से चोरी किए हुए पासपोर्ट्स, डेबिट कार्ड्स और ID कार्ड्स खरीद रहे हैं और उनकी डिलीवरी USA में नहीं बल्कि यूक्रेन में ले रहे हैं और इवन उनके पास यूक्रेन का पूरा मैप भी है जिससे उन्हें पता चल सके कि कहां कहां पर कैमरा है। अब इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कोई नॉर्मल या फर्स्ट टाइम क्रिमिनल तो नहीं कर सकता। इसके अलावा एलिया के पिता रशिया से थे, एलिया खुद रशियन बोल सकता था, हैथर भी रशियन बोल सकती थी। तो इन सब बातों को अगर जोड़ कर देखा जाए तो FBI को लगा कि इन लोगों का रशिया भागने का प्लान हो सकता है, लेकिन FBI के पास उनके खिलाफ अभी कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इसके बाद 2021 में यह दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ पर यह अपनी दूसरी बड़ी गलती करते हैं। इनकी शादी बहुत ही शानदार होती है। रेजल खान वहाँ पर खुद अपनी परफॉर्मेंस देती है। शादी में बहुत सारे पैसे उड़ाए जाते हैं और लोगों को लॉटरी में गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, लेकिन शायद इनका डर खत्म हो गया था या फिर इन्होंने जो बिटकॉइंस थे उन्हें बहुत इधर उधर घुमा लिया था, इसलिए वह टेस्ट करना चाह रहे थे कि अगर वह बिटकॉइन को खर्च करके देखें तो क्या किसी को पता चलेगा। इसलिए जो बिटकॉइन इनके पास 5 साल से थे उसका यूज करके इन्होंने कुछ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स खरीद लिए और उन गिफ्ट कार्ड्स में इनका एड्रेस भी था। इससे FBI ने कनेक्शन सेटअप कर दिया और उसके बाद कोर्ट में सर्च वारंट के लिए अप्लाई किया। फिर आता है 5 जनवरी 2022 का दिन, जिस दिन FBI इनके घर पहुंचती है और सर्च शुरू करती है। जैसे ही हैदर FBI को देखती है वह अपना आईफोन लॉक कर देती है। FBI को सर्च में फॉरेन करेंसी मिलती है, लैपटॉप्स मिलते हैं, कुछ ऐसी बुक्स मिलती है जिनने काट कर जगह बनाई थी ताकि कुछ सामान छुपाया जा सके। इसके अलावा उन्हें एक बैग भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था बर्नर फोन्स, बट ये प्रूफ सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए रेड के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। FBI को अरेस्ट करने के लिए प्राइवेट की चाहिए थी जिससे वह हैक किए हुए बिटकॉइंस को एक्सेस कर सके। बट जब FBI सर्च में मिले हुए डाटा को एक्सेस करती है तो उन्हें उसके लैपटॉप में एक स्प्रेडशीट मिलती है। इस स्प्रेडशीट में 2000 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट कीज थी। जैसे ही FBI को प्राइवेट कीज मिल जाती है वह उस क्रिप्टो को US गवर्नमेंट के वॉलेट में ट्रांसफर कर देती है और इसके बाद इन्हें अरेस्ट किया जाता है। FBI के पास अब सफिशिएंट प्रूफ थे और कोर्ट में एलिया भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही हैकिंग की थी, लेकिन उस टाइम हैथर को उस हैकिंग के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब उसे पता चला तब उसने फंड्स को घुमाने में पूरी मदद की। इन्वेस्टिगेशन में कुछ गोल्ड कॉइन्स भी मिले जिनको FBI ने सीज कर दिया। हैथर को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन एलिया अभी भी जेल में है और इवन हद तो यह है कि हैथर अभी भी ऑनलाइन वीडियोस बनाती है, क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस में जाती है। पूरे हैकिंग अमाउंट में से अभी भी 1 बिलियन का जो अमाउंट है वह रिकवर नहीं हो पाया है और इवन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि इन सब के पीछे एलिया के पिता या फिर कोई दूसरी कंट्री है। अब देखो, ये लोग बहुत टैलेंटेड थे लेकिन इन्होंने गलत रास्ता चुना जिसकी वजह से बाद में इन्हें सहना भी पड़ा। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में क्रिप्टो होल्ड करते हो तो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के भरोसे उसको मत
मत छोड़ो। अगर आप उसको अपने खुद के कोल्ड वॉलेट में रखोगे तो ये ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहें।